नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक पर आधारित प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक को जो हमने अभी तक कंटेंट को पढ़ा है उससे रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिव्यांग बालक से क्या तात्पर्य है। जैसे कि आप टॉपिक पढ़कर आए दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले दिव्यांग बालकों के बारे में बताया है कि दिव्यांग बालक कौन होते हैं। तो उस पर बेस्ड प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि दिव्यांग बालक से क्या तात्पर्य है, मतलब आप दिव्यांग बालकों के बारे में क्या जानते हैं, आपके हिसाब से दिव्यांग बालक कौन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपसे कहता है कि शारीरिक दोषयुक्त बालक, यानी कि जो शारीरिक रूप से दोषयुक्त बालक होते हैं वो दिव्यांग बालक होते हैं। ऑप्शन बी बोलते हैं कि मानसिक दोषयुक्त वाले बालक, यानी कि जो मानसिक रूप से जो दोषयुक्त होते हैं उन बालकों को दिव्यांग बालक कहते हैं। या फिर थर्ड ऑप्शन है दृष्टि दोषयुक्त बालक, यानी कि जिनको दृष्टि देखने से संबंधित दोष जिन बालकों में पाई जाती हैं, क्या वो दिव्यांग बालक होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन आपसे कहता है कि शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त बालक, यानी कि जो शारीरिक रूप से दोषयुक्त बालक होते हैं, मानसिक रूप से दोषयुक्त बालक होते हैं, या फिर संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त जो बालक होते हैं, इनको क्या दिव्यांग बालक कहते हैं। तो आपने यदि मेरे क्लासेस को अटेंड किए हैं और आपने कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर किया है तो इस क्वेश्चंस का आप राइट ऑप्शन इजीली बता सकते हैं। मैंने भी आपको यही बता रखा है कि जो दिव्यांग बालक होते हैं, दिव्यांग बालक हम उन बालकों को कहते हैं जो मानसिक रूप से या संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त होते हैं और शारीरिक रूप से जो दोषयुक्त होते हैं, ऐसे बालकों को हम दिव्यांग बालक कहते हैं। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि जो बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप या फिर संवेगात्मक दृष्टि से, एक तो ऐसा बच्चा होता है जो फिजिकली डिसेबल्ड होता है और एक बच्चा ऐसा होता है जो मेंटली डिसेबल्ड होता है। यानी मेंटली जो बच्चा डिसेबल्ड होता है वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी डिसेबल्ड होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो दिव्यांग बालक होते हैं वो शारीरिक और मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से जो दोषयुक्त बालक होते हैं उनको हम दिव्यांग बालक कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप इजीली लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ, यानी शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक दृष्टि से दोषयुक्त बालक को हम क्या कहते हैं, दिव्यांग बालक कहते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सेकंड की दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, मुख या हकलाने वाले बालक किस श्रेणी के दिव्यांग में आते हैं। यानी आपको बताना है कि जो बालक दृष्टि बाधित है, जो बालक श्रवण बाधित है और जो बालक मुख या हकलाने वाले बालकों की कैटेगरी में आते हैं वो किस श्रेणी की दिव्यांगता में आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानसिक रूप से दिव्यांग में, ऑप्शन सेकंड कहता है शारीरिक रूप से दिव्यांग में, ऑप्शन थर्ड कहता है दृष्टि बाधित दिव्यांग में और ऑप्शन फोर्थ कहता है ये सभी। अब आप बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। जिस बच्चे में दृष्टि बाधित यानी कि जिसको देखने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, श्रवण बाधित का मतलब होता है सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम, मुख या हकलाने वाले बालक का मतलब होता है जो मुख या हकलाने से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनमें होती है, ये सारे बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि ये फिजिकली बच्चे का जो पार्ट होता है वो डिसेबल्ड होता है, हो सकता है उसकी आईज में प्रॉब्लम हो या उसकी दृष्टि क्षमता कम हो, उसे दिखाई कम देता हो, तो वो शारीरिक रूप से बाधित बालक है। या फिर जो श्रवण बाधित यानी सुनने से रिलेटेड, हो सकते हैं उसकी ईयर में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई प्रॉब्लम है इसलिए उसे सुनने में प्रॉब्लम है, तो वो भी फिजिकली बच्चा जो है दिव्यांग है। और मुख या हकलाने वाले बालक यानी हो सकता है कि उस बच्चे की जो जीभ है वो छोटा हो या फिर उसके बोलने से रिलेटेड कोई बीमारी हो, लेकिन वो काउंट इस स्टूडेंट्स वो सभी किस में आ जाएंगे, फिजिकली काउंट हो जाएंगे। इसीलिए ऐसे जो बालक होते हैं जो दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और मुख या हकलाने वाले बालक जो होते हैं वो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों की कैटेगरी में आते हैं। तो इसलिए मानसिक रूप से नहीं हो सकता, दृष्टि बाधित भी नहीं हो सकते और ये सभी भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों में इस प्रकार के बालक आते हैं। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे और यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट्स कहता है कि दिव्यांग बालक कितने प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग बालक कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 2, ऑप्शन सेकंड कहता है 3, ऑप्शन थर्ड कहते हैं 4 और ऑप्शन फोर्थ कहते हैं 5। देखिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, दिव्यांग बालकों के लिए मैंने आपको 2 ही टाइप बताए हैं। एक मैंने आपको बताया शारीरिक और दूसरा मैंने आपको बताया मानसिक। ठीक, और मानसिक को हम संवेगात्मक भी बोलते हैं।
क्योंकि वो मेंटली थोड़े से इशू होते हैं उन बच्चों में। तो दो प्रकार के बालक होते हैं जो दिव्यांग बालकों में काउंट होते हैं, एक शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक और एक मानसिक रूप से दिव्यांग बालक। और शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बालक होते हैं स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा प्रकार के होते हैं। उनकी संख्या जो है आपको मैंने बता रखा है कि उनकी संख्या 4 होती है। जैसे एक दृष्टि दोष से युक्त बालक होते हैं, श्रवण दोष से युक्त बालक होते हैं, मांसपेशियों एवं अस्थि दोष से युक्त जो बालक होते हैं, यानी हड्डियों से रिलेटेड और मांसपेशियों में प्रॉब्लम की वजह से जो बालक होते हैं वो भी शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों की कैटेगरी में आते हैं। और वाक दोष यानी बोलने से रिलेटेड जो बालक होते हैं, यानी हकलाने तुतलाने वाले जितने भी ये टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों की कैटेगरी में आते हैं। और जो मानसिक रूप से दिव्यांग बालक होता है उसकी IQ लेवल यानी कि बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, वो एडजस्टमेंट बहुत कम कर पाता है। ऐसे बच्चों को हम मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की कैटेगरी में रखते हैं। तो जिस तरीके से आपने जाना कि जो दिव्यांग बालक होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। मैंने कंटेंट वाले वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में बताया कि इस तरीके से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, और वही महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने आपके समक्ष रखा जहां से आपको एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके के पॉइंटों पर आपसे बात कर रहा हूं और उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो फोर्थ क्वेश्चन कहता है दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। अब आप बताइए कि मैंने जब आपको दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था के बारे में डिटेल में बताया है तो मैंने आपको बताया कि दिव्यांग बालकों के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसे कैसे होने चाहिए। तो इसको आपसे पूछा गया है कि दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। ऑप्शंस दिव्यांग बालकों के अनुरूप होने चाहिए, ऑप्शन बी कहता है सामान्य बालकों के अनुरूप होने चाहिए, ऑप्शन सी कहता है प्रतिभाशाली बालकों के अनुरूप होने चाहिए, और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। अब आप बताइए इन चारों ऑप्शनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैंने डिटेल में बता रखा है कि जो दिव्यांग बालक होते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए। एज अ टीचर आपका रोल क्या है, आप दिव्यांग बालकों के लिए जो विशेष व्यवस्था टॉपिक को पढ़ रहे हैं इसके पीछे का कारण क्या है। आयोग आपसे जानना चाहती है कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन होंगे, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होंगे तभी आप उन बच्चों को समझ पाएंगे और उन बच्चों का सही ढंग से उपचार भी कर पाएंगे। तो अब आप बताइए कि फोर्थ क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, इस क्वेश्चंस का राइट ऑप्शन क्या होगा। आई होप आपने क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन लगा लिए होंगे, बट मैं आपको क्लियर कर दूं स्टूडेंट, दिव्यांग बालकों के अनुरूप होने चाहिए। देखिए सामान्य बालकों के अनुरूप नहीं हो सकते। पहली बात क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सामान्य बालकों के अनुरूप यदि हुआ तो दिव्यांग बालक जो है वो सामान्य बालकों की तरह जो है वो अधिगम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी हो सकता है कि उसकी आई साइड वीक हो, यानी उसे देखने में प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसे कम सुनाई देता हो। तो सामान्य बालकों के अनुरूप यदि टीचर उस बच्चे के साथ डील करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो वो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ठीक, तो इसीलिए आप इस टॉपिक को स्पेशली पढ़ रहे हैं एज अ टीचर, क्योंकि आपके समक्ष इस तरीके के बालक होंगे और उन बालकों को आपको समझना, उन तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को जानना और उसके अनुरूप आपको उन अपने आप को ढालना होगा। आपको उस बच्चे को उसके अनुरूप जितना बेहतर हो सके आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी, तभी उस बच्चे का डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए सामान्य बालकों के अनुरूप तो आप नहीं कर सकते, और प्रतिभाशाली बालकों के अनुरूप आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक तो बहुत तेज होता है, तीव्र गति से सीखता है, और उस तरीके के बालक बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं सीख सकता। तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि जब मैं मेरे पढ़ाने से ये बच्चा सीख पाता है तो आप क्यों नहीं सीख पाते। यदि आप ऐसे क्वेश्चंस करते हैं या ऐसे विचार अपने पास रखते हैं तो फिर आप एक बेहतर अध्यापक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए ये सी ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, और जब दो ऑप्शन नहीं हो सकते तो ये सभी भी नहीं हो सकता। अब आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। दिव्यांग बालकों के अनुरूप यानी दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था टॉपिक के अंतर्गत जितने भी टॉपिक को आपने पढ़े हैं उन टॉपिक को यदि आप पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको अपने व्यवहार में ढालने की कोशिश करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली बता सकते हैं कि दिव्यांग बालकों के अनुरूप आपके व्यवहार को चेंज करना होगा। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट्स अभी आपको बताया कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक, और मैंने कंटेंट वाले वीडियोज में भी बता रखे हैं कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं उसको कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए एक बार 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो आप बताइए शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को मैंने बताया है आपको कि जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं उसमें एक प्रकार होते हैं दृष्टि दोष से युक्त बालक,
एक प्रकार होते हैं श्रवण दोष से युक्त बालक, एक प्रकार होते हैं मांसपेशी एवं अस्थि दोष से युक्त दिव्यांग बालक और एक प्रकार होते हैं वाक दोष से युक्त दिव्यांग बालक। तो इसलिए आपको पता होगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, यानी शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट की दृष्टि दोष से युक्त बालक किस प्रकार की दिव्यांगता है। देखिए जो बच्चे में अगर किसी बच्चे में दृष्टि दोष युक्त बालक है, किसी बच्चे को देखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो किस प्रकार की दिव्यांगता में आते हैं ये आपको बताने। ऑप्शन फर्स्ट कहता है मानसिक विकलांगता, ऑप्शन सेकंड कहता है शारीरिक विकलांगता, ऑप्शन थर्ड कहता है ए और बी दोनों, यानी मानसिक विकलांगता भी होते हैं और शारीरिक विकलांगता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट क्वेश्चंस को रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है और समझने से आप इस क्वेश्चंस को इजीली बता सकते हैं। देखिए दृष्टि दोष का मतलब उसके फिजिकली किसी पार्ट्स में डिफेक्ट है जिस वजह से उसे प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो शारीरिक विकलांगता की कैटेगरी में आएगा। तो ना तो वो मानसिक विकलांगता होगा, ना ही दोनों होंगे और ना ही इनमें से कोई नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका शारीरिक विकलांगता। आई होप आपने भी क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्रवण दोष से युक्त बालकों में किस प्रकार की दिव्यांगता होती है। देखिए जो श्रवण दोष से युक्त बालक होते हैं, जिनको सुनने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन बच्चों में किस प्रकार की दिव्यांगता होती है। यानी कि जो श्रवण दोष का मतलब होता है सुनने में प्रॉब्लम, तो इसमें लिखा है ऑप्शन में बोलने में कठिनाई, ऑप्शन बी कहता है देखने में कठिनाई, ऑप्शन सी कहता है सुनने में कठिनाई और ऑप्शन डी कहता है ये सभी। तो आपको पता है श्रवण का मतलब होता है सुनने से, तो इसका मतलब सुनने में जो कठिनाई होती है उसको हम बोलते हैं श्रवण दोष युक्त बालक। इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, सुनने में कठिनाई। आई होप आपने भी क्वेश्चन इजीली लगा लिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि वाक दोष से ग्रसित दिव्यांग बालकों में क्या दोष होता है। जो वाक दोष, वाक का मतलब होता है स्टूडेंट बोलने से रिलेटेड, और वाक दोष से ग्रसित जो दिव्यांग बालक होते हैं उसमें क्या दोष होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है सुनने से संबंधित दोष, ऑप्शन सेकंड कहता है देखने से संबंधित दोष, ऑप्शन थर्ड कहता है चलने से संबंधित दोष और ऑप्शन फोर्थ कहता है हकलाने से संबंधित दोष। तो देखिए वाक दोष की बात हो रही है, यानी कि कोई बच्चा है जो वाक दोष से ग्रसित दिव्यांग बालक है, तो उसमें क्या दोष होता है। तो सुनने के दोष उसमें नहीं होते हैं, देखने संबंधित दोष भी नहीं होते हैं और चलने संबंधित दोष भी नहीं होते हैं। वाक का मतलब होता है बोलने से रिलेटेड और इसका मतलब उसमें जो है बोलना यानी हकलाना, तुतलाना, इस तरीके की जो गतिविधियां। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो फोर्थ ऑप्शन है यही इसका सही ऑप्शन है कि वाक दोष से ग्रसित दिव्यांग बालकों में कौन सा दोष होता है, तो हकलाने से संबंधित दोष। क्वेश्चंस के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फोर्थ ऑप्शन इसका बेटर है, फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर हकलाने के अलावा तुतलाना भी आ सकता था। तो ये अगर तुतलाना ऑप्शन में नहीं और हकलाना ही है तो आप वाक दोष हकलाने के साथ जाएंगे, क्योंकि सुनने से इसका कोई रिलेशन नहीं है, देखने से इसका कोई रिलेशन नहीं है और चलने से भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। वाक दोष का रिलेशन हकलाने या फिर तुतलाने से रिलेटेड है। आई होप आपने भी क्वेश्चंस के राइट ऑप्शंस इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है स्टूडेंट नाइन्थ क्वेश्चन की कम बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, कम बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी की दिव्यांगता के अंतर्गत आते हैं। मैंने अभी आपको बताया था और कंटेंट में भी मैंने आपको डिटेल में बताया है कि जो दिव्यांग बालक होते हैं मोस्टली दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक और दूसरा मानसिक रूप से। अब जो शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक है स्टूडेंट्स, उसके तो 4 प्रकार होते हैं, सुनने, बोलने या फिर देखने और फिर मांसपेशी अस्थि दोष से युक्त दिव्यांग बालक होते हैं। इसके 4 प्रकार मैंने आपको बता रखे। बट जो मानसिक रूप से दिव्यांग बालक होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम संवेगात्मक रूप से दिव्यांग बालक भी बोलते हैं और ये उन बच्चों को कहा जाता है जिनकी बुद्धि लब्धि कमजोर होती है। यानी कि अगर आपने बुद्धि टॉपिक को पढ़ा है और टर्मन का IQ वर्गीकरण पढ़ा है, पढ़े हुए हैं, आपने यूपी टेट के दौरान पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, यूपी टेट का प्लेलिस्ट बना हुआ होगा, उसमें मैंने आपको बुद्धि को बताया है डिटेल में। तो उसमें मैंने टर्मन के IQ वर्गीकरण को भी डिटेल में बताया है। तो अगर आप टर्मन के IQ वर्गीकरण को पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि जो बच्चे मान लीजिए जिनके IQ 20 या 25-30 के आसपास होती है वो इडियट यानी मूर्ख में आते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट जिनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है, बहुत कमजोर होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से वो क्या होते हैं, दिव्यांग होते हैं। तो कम बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी की दिव्यांगता में आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट
फर्स्ट कहता है आपसे मानसिक, ऑप्शन सेकंड कहता है शारीरिक, ऑप्शन थर्ड कहता है मानसिक एवं शारीरिक यानी ए और बी दोनों, और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ना तो शारीरिक होगा, ना इनमें से कोई नहीं होगा और ना ही दोनों होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसिक, क्योंकि जो कम बुद्धिलब्धि वाले बालक होते हैं वो मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपने भी इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन इजीली लगा लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 10th क्वेश्चन। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है यानी कि एक प्रॉब्लम से ग्रस्त है वह SAW को वास पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। यानी एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है यानी कि उसको कोई प्रॉब्लम है और उसकी वजह से वो सा को तो वास पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपने उस बच्चे के सामने न्यूक्लियर रख दिया तो हो सकता है वो अनक्लियर शब्द बोले या फिर अनक्लियर को न्यूक्लियर बोले, यानी वो न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता या सा और वाज में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि किसको सा बोला जाए और किसको वाज बोला जाए। हो सकता है वो सा को वाज पढ़ता हो और वाज को सा पढ़ता हो, या फिर न्यूक्लियर को अनक्लियर और अनक्लियर को भी अनक्लियर। तो इस तरीके से वो बच्चा जो है इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अब आप देखेंगे सा में SAW होता है, 1:3 का रेशो ले लीजिए और ये 3:1 का रेशो हो गया। तो कहीं ना कहीं SAW को उल्टा कर देंगे तो आप WAS हो जाएगा, न्यूक्लियर को उल्टा कर देंगे तो अनक्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो बच्चे होते हैं, जिन बच्चों में इस तरीके से, जैसे कुछ बच्चे भी ऐसे भी होते हैं जो B को हमेशा D पढ़ते हैं, आप उनसे बताएंगे कि आप उनको बता कर देंगे कि बच्चों ये B नहीं है, ये जो है D है, लेकिन वो फिर भी D को B ही बोलेंगे। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये उन बच्चों में एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अप्रेक्सिया, ऑप्शन सेकंड कहता है डिसलेक्सिया और ऑप्शन थर्ड कहता है डिसग्राफिया और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। अब आपको मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि जो दिव्यांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था है उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं अधिगम अशक्तता के बारे में, और अधिगम अशक्तता के अंतर्गत मैंने आपको 10-12 पॉइंट बताए थे जिसमें आपको विभिन्न बीमारियों के बारे में डिटेल में मैंने चर्चा की है आपके साथ, और मैंने आपको बताया है कि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछना तय है और निश्चित ही पूछेंगे, चाहे वो आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की या फिर सुपर टेट की। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आप इजीली आंसर बता सकते हैं कि अगर कोई बच्चा सा को वाज पढ़ता है या सा और वाज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता या फिर न्यूक्लियर अनक्लियर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, तो ना तो वो डिसग्राफिया है, ना ही अप्रेक्सिया है और ना ही इनमें से कोई नहीं है। क्योंकि डिसग्राफिया का मतलब होता है स्टूडेंट लिखने संबंधित बीमारी, ठीक है, जिसको ग्राफ बोलते हैं, यानी कि ग्राफ से रिलेटेड आप लिखते हैं तो डिसग्राफिया, ठीक। तो इसका मतलब पठन विकार है। यहाँ पर सा और वाज में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, और पठन विकार में आपको मैंने बता रखा है बार बार एक ही प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और वो प्रश्न पूछा जाता है डिसलेक्सिया, पठन विकार। पठन विकार को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चा सा और वाज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, इसका मतलब वो पढ़ने में गड़बड़ी करता है। न्यूक्लियर और अनक्लियर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, पढ़ने में गड़बड़ी करता है। तो यहाँ पठन संबंधित विकार है और इस विकार का नाम है डिसलेक्सिया। तो अप्रेक्सिया भी नहीं हो सकता, डिसग्राफिया भी नहीं हो सकता, और जब ये दोनों नहीं हो सकते तो इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस प्रकार के आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और जो मैंने कंटेंट बताए उस पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न हैं वो भी आप समझ पा रहे होंगे कि आपके एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।